बहुत ही लाजवाब। आपने जो लिखा है बहुत ही अच्छा था। आज के इस सभा के संयोजक श्री त्रिवेदी सर पीजीटी इंग्लिश और सभा में उपस्थित सभी विद्वान शिक्षक और शिक्षिकाएं एवं प्रिय बच्चों, आज इंडियन नेशनल आर्मी दिवस के उपलक्ष्य में आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और उसी के उपलक्ष्य में हम यहाँ दो शब्द कहने को आए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान श्री रास बिहारी बोस जापान की सहायता से टोक्यो में आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी जैसे इंडियन नेशनल आर्मी नामक सशस्त्र सेना का संगठन किया था। लेकिन आजाद हिंद फौज का दूसरा चरण तब शुरू होता है जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचते हैं और सिंगापुर पहुंचते ही सुभाष चंद्र बोस टोक्यो रेडियो से घोषणा करते हैं कि हमें अंग्रेजों से यह उम्मीद रखना व्यर्थ है कि वे स्वयं ही अपने साम्राज्य छोड़ देंगे। हमें तो भारत के लिए, भारत के अंदर और बाहर से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना है। इनकी इस घोषणा को सुनते ही रास बिहारी बोस खुशी से प्रफुल्लित होते हैं और जुलाई 1943 में 46 वर्षीय सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करने का काम सौंपते हैं और सुभाष चंद्र बोस आज ही के दिन में 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद फौज की स्थापना किए थे और उसके जो अनुयायी थे उनको बहुत प्रेम से नेताजी कहकर पुकारते थे। मार्च 1944 में आजाद हिंद फौज की टोली दिल्ली चलो के नारे लगाते हुए उनका आगमन हिंदुस्तान में होता है और सितंबर 1944 में शहीदी दिवस मनाते हुए बहुत ही मार्मिक शब्दों में अपने सेनाओं के समक्ष कहते हैं कि हमारी मातृभूमि को स्वतंत्रता की मांग है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह स्वतंत्रता की देवी की मांग है। लेकिन दुर्भाग्यवश 1945 में टोक्यो की ओर, सिंगापुर से टोक्यो की ओर जब रवाना हो रहे थे तो कहा जाता है कि विमान दुर्घटना से उनकी मौत हो गई। लेकिन इस असफलता के पीछे सफलता छिपी हुई थी और संघर्ष और बलिदान के तहत अंत में हमारा भारत को उनके अनुयायियों के द्वारा या अन्य नेताओं के द्वारा स्वतंत्रता की सीढ़ी पर लाया गया। संघर्ष और संघर्षों का सामना करते हुए आगे बढ़ना हमारा परम धर्म है, हमारा कर्तव्य है। आइए हम सब मिलकर सुभाष चंद्र बोस की जो सपना थी उस सपना को पूरा करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मैम। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा हम सभी के जाने माने कुमार विश्वास श्री अभिषेक मिश्रा सर। सबसे पहले मुझे ये कहना है कि ज्योति प्रकाश की कविता बहुत अच्छी है, उसके लिए बात से पानी।
संघर्षों के साए में असली आजादी मिलती है, तो इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी मिलती है। आप हमारे इंचार्ज प्रिंसिपल सर और सभा में उपस्थित हमारे सभी सहयोगीगण, अग्रज और वरिष्ठ साथी और सभी विद्यार्थियों को मेरा सुप्रभात। आजाद होने का मतलब मैंने अभी 2 दिन पहले इंग्लिश का पेपर था, उसमें देखा पैराग्राफ था, आपको पता होगा, व्हाट डज फ्रीडम मीन। आजादी का मतलब डिसिप्लिन छोड़ना नहीं होता, डिसिप्लिन में रहना भी आजादी होती है। आप अपनी आजादी वहीं तक सीमित कर सकते हैं जहां से किसी दूसरे की आजादी में खलल ना पड़े, इसका स्पेशल ध्यान रखिए। जब मैं 10th में था तो मैंने एक कविता पढ़ी थी कि अपने देश के साथ किस तरह हम अपनी वफादारी निभा सकते हैं। देश का मतलब आपके विद्यालय परिवार से भी, एक बच्चे के लिए विद्यालय ही उसका देश होना चाहिए, छोटा सा देश। हमें उसके ग्रोथ के लिए जो पॉसिबल हो वो करना चाहिए। आप कविता लिखिएगा, कुछ चंद लाइनें हैं किसी कवि की, हमें नाम नहीं याद है। आग लगी इस वृक्ष में जलते इसके पास। कवि कह रहा है पक्षी से, एक पेड़ में आग लगी हुई है, तो कवि बोल रहा है पक्षी से कि आग लगी इस वृक्ष में जलते इसके पास, तुम क्यों जलते पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास। अगर तुम्हारे पास पंख है उड़ जाओ, यानी आप डिसिप्लिन में रहना छोड़ दो। कभी बता रहा है पक्षी को कि यू हैव चॉइस टू गो, इस पेड़ पे मत रहो, ये खत्म होने वाला है। तो पक्षी का जवाब सुनिए, उसके बाद ताली बजाइए। और इस सीख के साथ कि हमें अपने स्कूल का डिसिप्लिन बनाए रखना है, तोड़ना नहीं। तो पक्षी का जवाब होता है, फल खाए इस वृक्ष के रहे सदा ही साथ, यही हमारा धर्म है, हम जले इसी के साथ। मेरी कविता मैंने अपने भारतीय सेना के लिए कुछ लिखा है। आज के दिन अस्थायी भारत सरकार की स्थापना, आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। नेट पे मैंने देखा, एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था। तो ज्योति की जो लाइनें थी मेरी लाइनें से कुछ कुछ मैच कर रही है, इसलिए मुझे उसकी कविता बहुत अच्छी लगी। आया हूं मैं यहाँ पे करने देश प्रेम की बात, कल रात को मैंने इसको लिखा, उम्मीद करूंगा कि आप सभी की सराहना मिलेगी। आया हूं मैं यहाँ पे करने देश प्रेम की बात, रोम रोम से छलक रहे हैं अब मेरे जज्बात। मैं बताना चाहता हूं कि मेरे मन में अपने भारतीय सेना के लिए क्या है, मैं क्या सोचता हूं। इवन हर बच्चे को ऐसा सोचना चाहिए। आया हूं मैं यहाँ पे करने देश प्रेम की बात, रोम रोम से छलक रहे हैं अब मेरे जज्बात। मेरे ये जज्बात मुझी से बोल रहे हैं, मेरे ये जज्बात मुझी से बोल रहे हैं, दिल में रखा था बंद जिसे वो खोल रहे हैं। अभी तक भावनाएं छुपी हुई थी, मेरे ये जज्बात मुझी से बोल रहे हैं, दिल में रखा था बंद जिसे वो खोल रहे हैं। क्या बातें थी मन में वो सुनिए। सरहद पर अपनी वो हरदम खड़ा रहा है, एक सेना का जवान सरहद पर अपनी वो हरदम खड़ा रहा है, मान वो मेरा और देश का बढ़ा रहा है। समय समय पर दिखा रहा है दुश्मन को औकात, रोम रोम से छलक रहे हैं अब मेरे जज्बात। सर्दी है या गर्मी, ये लाइन ज्योति ने बोली थी। सर्दी है या गर्मी न उसको कोई खबर है, सर्दी हो या गर्मी न उसको कोई खबर है, नजर जो उसकी जरा हटी तो वही खबर है। पता है सियाचिन के जवान कैसे खड़े रहते हैं, उन्हें पता है कब बर्फ हटेगी, कब वो अंदर घुस जाएंगे। अक्सर न्यूज आती रहती है कि सियाचिन में बर्फ खिसकी और कुछ जवान लापता, तो कुछ दिन बाद उनकी डेड बॉडी आती है। उनको पता है कि हम कब मर जाएंगे उन्हें नहीं पता, लेकिन फिर भी वो वहां पे खड़े। सर्दी है या गर्मी न उनको कोई खबर है, नजर जो उनकी जरा हटी तो वही खबर है। त्याग उसी का है जो हम सब यहाँ खड़े हैं, त्याग उसी का है जो हम सब यहाँ खड़े हैं। रिश्ते नाते उसके भी अपने बहुत पड़े हैं, उसके भी मम्मी है, पापा है, भाई बहन है, बच्चे हैं उनके, लेकिन वो सबको छोड़ के प्रेम हमेशा बलिदान मांगता है। मैंने कई बार कहा है, बिना त्याग के प्रेम पूरा हो ही नहीं सकता, और देश प्रेम तो बहुत ऊपर की चीज है। सर्दी है या गर्मी न उसको कोई खबर है, नजर जो उसकी जरा हटी तो वही खबर है। त्याग उसी का है जो हम सब यहाँ खड़े हैं, रिश्ते नाते उसके अपने भी बहुत पड़े हैं। त्याग से उसने हमें भेंट की अमन की ये सौगात, त्याग से उसने हमें भेंट की अमन की ये सौगात। रोम रोम से झलक रहे हैं अब मेरे जज्बात, रोम रोम से झलक रहे हैं अब मेरे जज्बात। कलम ये मेरी बोल रही है, कलम ये मेरी बोल रही है, नहीं है तुझमें वो बात, फिर भी रोम रोम से झलक रहे हैं अब मेरे जज्बात।
सीख लेते हैं। और नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा मोहम्मद जावेद सर, आप आए। गुड मॉर्निंग बच्चों। My colleague, the student. You all know that during the 20th century, a large number of Indian people used to live in Europe, America, and various parts of the South Asia. You should know that these people also have played or worked very actively for the independence of this country. In this respect, you cannot forget the name of Lala Hardayal and his party, namely Ghadar. In the street, you may remember we have Mr. Sohan Singh Bhatna also. These were the people who used to live outside the boundary of the country, but they had played very significant role in the freedom of this country. In the same way, during the same time, in the vast portion of the Southeast Asia, several organizations of the Indian people had come into existence, which had been subsequently united into a single political entity by Ras Bihari Bose, who had escaped during the World War time when the British government had started crackdown against the revolutionary, about which you have already studied in the textbook of the 10th Khilaf. With the fear of the crackdown started by British government during the World War, first Ras Bihari Bose had escaped from India to Japan, and it was Mr. Ras Bihari Bose who had united the several political organizations in existence those days in vast portion of the Southeast Asia into a single political entity called India Independence League. Okay? And this organization had come into existence in the decade of the 1920s. This India Independence League, when the World War started in and around 1942, raised an army comprising the soldiers who had been arrested or made prisoners by the Japanese army when the Japan was campaigning against the Britishers in Malaysia and Singapore. In this way, you should know that the INA, which is the predecessor of Azad Hind Fauj, had come into existence. But you should know that the government of Japan had also played very important role in the constitution of this army. But very soon the differences emerged between the commanders of the INA and the commanders of the Japanese army. Due to that reason, very soon, the army which had been formed in the name of
INA had to be dissolved in the period of only in the period of 6 or 7 months. समझ में आ रहा है क्या? Agreed. And he started to organize the INA afresh. Several new regiments of the INA were formed by Mr. Subhash Chandra Bose. Among them, the most important included Gandhi Regiment, Nehru Regiment, Azad Regiment, and the Subhash Regiment. It means that the name of these regiments were given on the name of the different Indian nationalist leaders. One women regiment had also been formed by him. Okay, on the name of the Rani Lakshmi. With the help of these 5 regiments and the support of the Japanese government, finally Mr. Subhash Chandra Bose decided to attack India. And the first territory which became the victim of his attack was none other than Andaman and Nicobar Island. Okay, it was captured and renamed by Subhash Chandra Bose as the Shahid Island and the Swaraj Island. Thereafter, he moved to the Kohima. After the victory of Kohima, he rushed towards Imphal. When he was in Imphal, during that time, a sad incident happened. That was the surrender of Germany before the Central Power. After some time, after 2 months, near about 2 months, the Japan also surrendered. After the Central Power dropped atom bomb over 2 cities of the Japan, those days, namely क्या नाम था? Bose, to free India from the control of the British government, became a failure. Thereafter, whoever the supporters were there of the Mr. Subhash Chandra Bose, in his effort, they were arrested one after the other and put under trial. The famous trial for these people were conducted in the Red Fort of the Delhi. Red Fort trial is known for the soldiers who used to belong from the Azad Hind Fauj or Indian National Army. In this trial, Mr. Jawaharlal Nehru, Tegh Bahadur Sakru, Bhola Bhai Desai, okay? These were the 3 vakil or advocates, okay, who had acted as the defendant advocate. Due to their effort, you should know that famous people who released from the gate and saved from the hanging included number 1, Shahnawaz Khan, okay, Guru Dayal Dhillon, P.S. Sehgal. These were the 3 soldiers of the INA who escaped hanging or execution due to the effort made by these 3 Indian leaders. That was Mr. Jawaharlal Nehru, Bhola Bhai Desai, Tegh Bahadur Sakru. Understand? Made by the INA for the freedom of this country cannot be ignored. They were at least successful in arousing the nationalist sentiment and patriotic fervor very strongly among the people of this country. In the aftermath of the effort of the INA, you should know that in the British Army those days,
the rebellion of the Indian soldier started to take place. Bombay Mutiny, you might have heard. These mutinies by the Indian soldier working in the British Army jolted the foundation of the British rule over here, and finally they were compelled to, as a result of this event, to leave this country in 1947. With this